नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हम अध्याय 12 पढ़ रहे हैं और अध्याय 12 में हम पढ़ रहे हैं प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। देखिए, अभी तक हमने कौन कौन से संसाधन पढ़ लिए। हमने वनों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, वन्य जीवों के बारे में पढ़ लिया है, वन्य जीव। और अगला जो संसाधन आता है वो है जल। तो जल संसाधन जो है ये भी बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत ही ज़्यादा इसका दोहन हो रहा है, यानी ये संसाधन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका रक्षा और प्रबंधन करना हमारा परम दायित्व होना चाहिए। तो क्या है जल संरक्षण और प्रबंधन के सिद्धांत, आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो जल संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या और अंधाधुंध दोहन से जल संकट एक महत्वपूर्ण समस्या है। यहाँ से थोड़ा करेक्शन कर लेना, जल संकट एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो क्या करना चाहिए, जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु प्रमुख 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? पहला है जल की उपलब्धता बनाए रखें। पहला तो सिद्धांत यही है कि जल को खत्म होने ही ना दें। दूसरा है जल को प्रदूषित होने से बचाएं। और तीसरा है दूषित जल को स्वच्छ करके उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न। क्या बनता है कि जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। और यहाँ पर 3 सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप इनको। जल संरक्षण सिद्धांत क्या है? जल की उपलब्धता बनाए रखें, जल को प्रदूषित होने से बचाएं और दूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः उपयोग करके। लौटते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फिर आता है जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय। तो जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? पहला उपाय है जल को बहुमूल्य संपदा घोषित करके उसका समुचित नियोजन करना। यदि जल को राष्ट्रीय संपदा घोषित कर लेंगे तो ऐसा कानून बन जाएगा, तो जल को जो भी खराब करता हुआ दिखेगा उसको जुर्म माना जाएगा। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल को संग्रहित किया जाना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण की विधि है, उनसे संग्रहित करना चाहिए। जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। सिंचाई हेतु फुहारा विधि, ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ जल संरक्षण प्रबंधन के उपाय। अब आ रहा है अगला एक टॉपिक, समाकलित जल संभर प्रबंधन। समाकलित जल संभर प्रबंधन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकलित जल संभर प्रबंधन क्या है? इसमें देखिए, जल संभर प्रबंधन में किसी क्षेत्र विशेष की भूमि व जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी तकनीकों का सम्मिलित प्रयोग होता है। समाकलित जल संभर प्रबंधन में क्या होता है कि एक तो इसके अंदर कृषि वानिकी सम्मिलित होती है, कृषि वानिकी, और दूसरा इसमें जल को संरक्षित करने की अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। बिंदु का मतलब होता है जल की एक एक बूंद का बचाव किया जाता है। और इसमें मिट्टी की आर्द्रता का संरक्षण और जल संग्रहण और उद्यान और सामाजिक वानिकी आदि कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसमें जल के संरक्षण की आर्द्रता, देखिए जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आर्द्रता होनी चाहिए। जल संग्रहण की विधियाँ, उद्यान और सामाजिक वानिकी, ये सब किस में शामिल होते हैं? समाकलित जल संभर प्रबंधन में। फिर बात करते हैं जल संग्रहण की विधियाँ। तो जल संग्रहण की कौन कौन सी विधियाँ? देखिए, पहला आता है खडीन। तो खडीन क्या होता है? देखिए, खडीन मिट्टी का बना एक अस्थायी तालाब होता है जिसे किसी ढाल वाली दोनों तरफ की दीवारें और तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है, और पानी की मात्रा अधिक होने पर खडीन भर जाता है तो पानी अगली खडीन में चला जाता है। जब खडीन में पानी सूख जाता है, तो उसमें खेती की जाती है। ये ढलान वाली जगह पे एक ऐसी संरचना होती है इस प्रकार की। ठीक है, ये 2 तरफ तो दीवारें निकाल देते हैं। जैसे ये खडीन है, ये खडीन पानी से भर जाएगी, यहाँ पानी भर गया तो ये अगली खडीन में चला जाएगा, यहाँ ये भी भर जाएगी तो पानी अगली खडीन में चला जाएगा, ऐसे। और जब इनमें से पानी सूख जाएगा तो यहाँ पर क्या की जाती है? खेती। तो ये है खडीन। दूसरा होता है तालाब। अब तालाब तो हम जानते हैं, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की ये एक प्राचीन पद्धति है। इसमें जल में कुआं बना होता है, तल में, इसके तल जो होता है, तालाब का तल, ऐसे तल होता है ना, यहाँ एक कुआं बना देते हैं ताकि अधिक से अधिक क्या होता है, इसके अंदर पानी संग्रहित रहे, सूखे नहीं। कुआं बना होता है जिसे बेरी कहते हैं। जल स्तर बढ़ने हेतु ये एक वैज्ञानिक आधार है। बात करते हैं आगे, झील के बारे में हम जानते हैं। राजस्थान में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती है। झीलों में रिसने वाला पानी इसके नीचे तल जल स्रोतों, कुआं, बावड़ी आदि द्वारा जल स्तर बढ़ाने में सहायक है। बावड़ी राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी तकनीक है। बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है और इन पर अनेक कलाकृतियाँ भी की जाती है। फिर अगला आता है 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट, टोबा क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है, टोबा क्या है? तो टोबा क्या होता है? देखिए, टोबा जल संग्रहण का प्रमुख पारंपरिक स्रोत है। ये नाड़ी के आकार का होता है किंतु नाड़ी से गहरा होता तो ये बिल्कुल नाड़ी जैसा ही होता है, तालाब जैसे होता है, लेकिन उससे क्या होता है? थोड़ा गहरा होता है ना, बिल्कुल खाई की तरह होता है अंदर से, उसे कहा जाता है टोबा। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला संसाधन है, हमने देखिए जल संसाधन भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगला संसाधन जो है वो है कोयला और पेट्रोलियम। तो देखिए क्या है कोयला, पेट्रोलियम, किस प्रकार इनका निर्माण होता है, बात करते हैं इनके बारे में। तो अगला संसाधन हम ले रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण।
कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। हम सब जानते हैं विभिन्न कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अलग अलग पाई जाती है कोयले में। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व घने जंगल तथा जल धारा के क्षेत्र से पूर्ण वन थे जो जल में गिरकर मिट्टी के नीचे दब गए, जिसे भूगर्भ में उच्च ताप और दाब के कारण ये कोयले में बदल गए। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या होता है कि आज से 30 करोड़ साल पहले जितने भी भूमि के अंदर जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, तो वो किसी कारण से धरती उथल पुथल होते हुए धरती के नीचे दब गए। वहाँ पर क्या, ऊपर से दाब, धरती का ऊपर से वजन, दाब, और नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत अधिक ताप के कारण ये जो है किस में बदल गए, कोयले में बदल गए। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इनमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर पाए जाते हैं। लेकिन कार्बन की मात्रा के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ये 4 प्रकार के कोयलों में सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला बढ़िया क्यों है, क्योंकि ये कम धुएं के साथ जलता है। एंथ्रासाइट में सबसे कम धुआं निकलता है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा हुआ, एंथ्रासाइट। आइए बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम भी एक अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। इसका निर्माण भी कोयले के समान जीवाश्म से हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को पृष्ठ तेल, कच्चा तेल, चट्टानों का तेल भी कहते हैं। देखिए डायरेक्ट पेट्रोलियम पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के अंदर सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, है ना, लगभग सारे पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको कहते हैं पेट्रोलियम। फिर बाद में उसको जब बाहर निकाला जाता है धरती से, उसके बाद में इन सबको अलग अलग किया जाता है। पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग, केरोसिन अलग। तो जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, वो कच्चा तेल होता है। इसे कच्चा तेल कहते हैं या फिर चट्टानों का तेल कहते हैं। फिर देखिए इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। इस विधि से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, स्नेहक आदि प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम एक अनवीनीकरणीय संसाधन, हम जानते हैं अनवीकरणीय है क्योंकि इसको वापस नहीं बनाया जा सकता। अतः इसका उपयोग भी विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। इसके स्थान पर विकल्प संसाधन का उपयोग करना चाहिए, जैसे बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है जो डीजल के समान होता है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। बायोडीजल क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार के पादप होते हैं जिन्हें कहा जाता है जेंट्रोपा। ठीक है, हमने 19वें पार्ट में पढ़ा था जेंट्रोपा और करंज जो पौधे होते हैं उनको बायोडीजल वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में इन्हीं के तेल से वाहन चलेंगे। तो जैविक भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। ये पर्यावरण हितकारी भी होते हैं और इसके लिए राजस्थान में बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन भी किया गया। फिर बात करते हैं सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, सतत यानी कंटिन्यू, पोषण यानी पोषण होना चाहिए। तो किसी भी संसाधन का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सकें बल्कि आने वाली पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग कर सके। यानी कोई भी संसाधन हो उसका प्रयोग ऐसे करो कि हम तो करें लेकिन आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर ले। तो इसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के प्रश्न के हिसाब से कि सतत पोषणीय विकास क्या है। फिर आता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। और जन भागीदारी में सबसे पहले आता है खेजड़ली बलिदान। तो खेजड़ली बलिदान के बारे में हम सब छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि जोधपुर जिले में खेजड़ली ग्राम की घटना हुई थी जिसमें अमृता देवी के साथ में 363 विष्णु स्त्री पुरुष ने बलिदान दिया था। और ये 1730 की घटना है। इसमें जोधपुर के महाराज ने महल के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई थी, तो ये लोग खेजड़ली गांव में पहुंचे थे। ठीक है, वहाँ पर अमृताबाई ने इनको मना किया था लेकिन फिर भी ये नहीं माने, तो अमृताबाई ने वहाँ पर शहीद हो गई और उसकी 3 पुत्रियाँ भी इनसे पेड़ से चिपक कर वो भी शहीद हो गई। तो ये आंदोलन जो है आज भी हम इसको बिल्कुल अच्छे से मान्यता है। इसके आधार पर एक खेजड़ली में मेला भी लगता है। तो ये वनों को लेकर या पेड़ पौधों को लेकर बहुत बड़ा बलिदान था, तो हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। तो 363 लोगों को यहाँ पर खेजड़ली बलिदान में आहुतियाँ दी थी, जो कि संसाधन संरक्षण का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसीलिए खेजड़ली जो खेजड़ी होती है, खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष भी कहने लगे। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके अलावा एक उत्तराखंड में भी आंदोलन हुआ जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया था। और कर्नाटक में भी आंदोलन हुआ जिसका नाम एपिको आंदोलन था। ठीक है, और खेजड़ी जो है वो एक राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 12 यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 15 पे, क्योंकि 13 अपने सिलेबस 14 पे।
14 चैप्टर नंबर 13 अपने सिलेबस में है नहीं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम 14 चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।